कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एसी हिंदी में संप्रेषण पढ़ाने वाला हूँ। ये संप्रेषण जो टॉपिक है जिसे इंग्लिश में हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, इस टॉपिक से आने वाला जो भी सवाल संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो संप्रेषण होते हैं, संप्रेषण की क्या विशेषता होती है, संप्रेषण का जो अवधारणा होता है, कंसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी टोटल सवाल संप्रेषण से जो आता है आपके एसी हिंदी में वो पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं। 15 मार्क्स का सवाल आएगा आपके एसी हिंदी के पेपर में, कवर करेंगे इस टॉपिक को आज को। इससे पहले भी अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आपको संक्षेपण पढ़ाया हुआ था इस साल, तो संक्षेपण के टॉपिक का भी वहाँ आपको अपडेट मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप वीडियो को देख लीजिएगा। वहाँ से 15 मार्क्स, ये सवाल 15 मार्क्स, इस टॉपिक से दोनों कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना रहे फेसबुक इंस्टाग्राम आप पूछ लीजिएगा, बाकी कोई भी अगर अपडेट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हैं, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए क्या है संप्रेषण, यानी इंग्लिश में से कहते हैं कम्युनिकेशन करना, ठीक है। और संप्रेषण की विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो कम्युनिकेशन होते हैं, संप्रेषण होते हैं, उसका आपको एक्सप्लेनेशन करना है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें संप्रेषण की यानी कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का अर्थ होता है अपने विचार, भावनाओं, जानकारी या संदेशों का आदान प्रदान। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी जानकारी या संदेशों को क्या करना है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये हम लोग क्या कहलाते हैं, संप्रेषण कहलाता है, यानी कम्युनिकेशन कहलाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति बोलने वाला, जिसे हम प्रेषक कहते हैं, अपने विचार क्या कहता है, अपने विचार हो गए, उसके दृष्टिकोण हो गया, वो अपनी जानकारी को क्या करता है, जो दूसरे व्यक्ति जिसे हम प्राप्तकर्ता कहते हैं उस तक पहुंचाने का ये कार्य करता है। तो संप्रेषण शब्द का उपयोग जो होता है वो विभिन्न प्रकार की विधियों के संदर्भ में किया जा सकता है, यानी अलग अलग तरीकों में आप अलग अलग समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें मौखिक संप्रेषण, यानी मौखिक मतलब होता है जब किसी चीज को आप बोल के समझाने का प्रयास करते हो। जैसे आप सही बच्चों को ये मैं पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूँ ये यहाँ पर लिखा हुआ है और साथ ही साथ मैं आपको बोल के पढ़ा रहा हूँ, तो बोलने के भाषा से अगर समझ सकते हैं तो इसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। लिखित संप्रेषण मतलब अगर कुछ लिख के समझाओ तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। या फिर एक होता है दृश्य संप्रेषण, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ चिन्हों और संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से अपने विचार या अपनी भावनाएं एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, इसे हम चिन्ह या फिर कह सकते हैं दृश्य संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण का जो मुख्य उद्देश्य बेसिकली वो विचारों को स्पष्ट करके प्रभावी रूप से क्या करना, दूसरे तक पहुंचाने का ये कार्य होता है हमारे पास। तो संप्रेषण, आशा करूंगा कि सबसे पहले अगर आपको ये परिभाषा समझ में आ गया होगा कि संप्रेषण अगर कोई पूछे क्या है तो आप सिर्फ मत लिख दीजिए कि संप्रेषण बेसिकली एक विधि है जिसके द्वारा हम अपने विचार क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक व्यक्ति से बहुत सारे लोगों तक हम पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन वो जनसंचार कहलाता है, वो अलग टॉपिक हो गया। लेकिन अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति इस प्रकार हम अपने विचारों को रखते हैं तो ये हमारा संप्रेषण कहलाता है। एक ये परिभाषा आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन इससे एक भी और परिभाषा मैं आपसे बच्चों यहां बता रहा हूं कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का एक और परिभाषा आप लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं कि संप्रेषण एक प्रक्रिया, यानी एक दूसरा परिभाषा हमारे बताया जा रहा है कि संप्रेषण एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति, समूह या संस्था क्या करती है, अपने विचार, अपनी जानकारी या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यानी संप्रेषण एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति, समूह या कोई भी अगर संस्था होगा अपने विचार, अपनी जानकारी या भावनाओं को क्या करता है, एक व्यक्ति से, मतलब आदान प्रदान मतलब ही होता है आपको हमसे शेयर करना, आप हमसे शेयर करना, ये पूरा प्रोसेस संप्रेषण कहलाता है। इसमें संदेश को एक प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक भेजने, संदेश को समझने और फिर प्रतिक्रिया देने की जो प्रक्रिया, देखिए जो आदमी संदेश देगा उसे प्रेषक, जिसके पास पहुंचेगा उसे प्राप्त करता है, और ये संदेश को समझना हो गया। फिर प्रतिक्रिया देने की जो प्रक्रिया होती है हमारे पास, इसमें यह सभी प्रक्रिया शामिल होती है। यह प्रक्रिया शब्दों, इस प्रक्रिया में हम शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, संकेतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे हाव भाव हो गए हैं, हमारा कैसा एक्सप्रेशन है, गेस्चर है, चित्रों के हिसाब से या फिर अन्य किसी माध्यम के जरिए भी आप इसे दर्शा सकते हैं। तो संप्रेषण का उद्देश्य यह होता है कि विचार, सूचना या भावनाओं को प्रभावी तरीके से, यानी इस प्रकार आप शेयर करें ताकि लोग उसे अच्छे से समझ सके और दोनों पक्षों के बीच में समझ बनी रहे, इसे हम संप्रेषण कह सकते हैं। यह इसका मेन मोटिव रहता है संप्रेषण का।
तो सबसे पहले उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को संप्रेषण का टॉपिक क्लियर होगा कि संप्रेषण किसे कहा जाता है। तो सिर्फ मत लिख दीजिएगा परिभाषा, आप इसे थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके लिखिएगा, क्योंकि 15 मार्क्स से सवाल में अगर आएगा तो तकरीबन आपको 2 पन्ना लिखना पड़ेगा, और 2 पन्ना में से अगर संप्रेषण ही अगर आप आधा पन्ना लिख दोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि आपका जो क्वेश्चन आएगा आप 2 पन्ना से बढ़ा के तो 2.5 पन्ना 3 पन्ना तक खींच के लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपसे ही बच्चों को फुल मार्क्स 15 मार्क्स का सवाल आएगा तो ये पूरा सवाल आप लोग आराम से कवर कर पाइएगा। अब इसी संप्रेषण के देखिए जो विभिन्न रूप होते हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला आता है हमारे पास मौखिक संप्रेषण, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यानी एक ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है या लिखित, यानी जैसे आप पत्र ईमेल लिख के कर सकते हो, या फिर आप बातचीत के हिसाब से, मतलब सिर्फ मौखिक का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ इसमें बोल के समझाते हो, यहां पर आप कोई चीज को लिख के बोल के समझाने का प्रयास करते हो, यह सब हमारे पास क्या होता है मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए जब आप किसी से बात करते हैं या लिखित संदेश भेजते हैं, जैसे वो क्या कहलाता है हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन या फिर मौखिक संप्रेषण कहलाता है। एक होता है हमारे पास अमौखिक संप्रेषण यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होता, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति का उसकी बोलचाल की भाषा, उसका चेहरा का हाव भाव, उसका इंटेंशन, मतलब समझ में आता है कि वो क्या समझाना चाहता है, उसके शरीर की स्थिति होगी, इस प्रकार चीजों से जब हम उसकी कह सकते हैं उसकी बातों को समझ सकते हैं, ये एक प्रकार से ये क्या कहलाता है हमारे पास अमौखिक संप्रेषण, या इंग्लिश में से कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे किसी बच्चे की मुस्कान देख के या किसी मुस्कान देख के समझ में आता है कि हाँ वो खुश है, लेकिन किसी की आंख में अगर नम है यानी वो किसी सदमे में या कुछ दुख हुआ है, इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। या किसी से अगर हम बात करते हैं तो अगर हमसे वो इंटरेस्टेड नहीं दिखाता, समझ में आता है कि उसे कोई ना कोई दिक्कत है जिस वजह से वो बात नहीं करता। तो इस प्रकार के जो हावभाव होते हैं वो हमारे पास अमौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए मौखिक संप्रेषण क्या है तो आप लिख सकते हैं जिसमें आप बोलचाल के या लिख के समझा सकते हैं, लेकिन अमौखिक में हमारे पास क्या शरीर की बेसिकली शारीरिक आप स्थिति देखकर समझ सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है अमौखिक संप्रेषण या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसका न तो नाम ही है भैया लिखित संप्रेषण यानी कि रिटन कम्युनिकेशन, यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं जो हमारे संदेश है उसमें संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए हम इसे लिख के समझा सकते हैं, जैसे पत्र है, ईमेल है, रिपोर्ट है, नोट है, मैनुअल्स है, किताबें, ये सब चीज जो भी चीज आप इसे लिख के समझाते हैं किसी व्यक्ति को या लिख के अपने संदेश एक व्यक्ति से दूसरे को पहुंचाने का काम करते हैं, ये हमारा लिखित संप्रेषण ये रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अगला हमारे पास है श्रव्य। श्रव्य मतलब होता है सुनने वाला। तो ऑडियोटरी कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम आवाज के माध्यम से अपनी सूचनाएं या फिर अपने जो विचार है वो पहुंचाते हैं दूसरे के पास। जैसे रेडियो था पहले, टेलीविजन है, आज भी टेलीविजन पे लोग समाचार देखते हैं तो समाचार के माध्यम से जानकारी यहाँ पर चला, लेकिन आजकल एक नया कह सकते हैं कल्चर चला हुआ जिसे हम कहते हैं पॉडकास्ट या वॉइस कॉल्स भी एक हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। पॉडकास्ट में आप देखते हैं कि कुछ लोगों को बुलाया जाता है, सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है, उसके बाद वो लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनके विचार समझते हैं। तो एक सुनने का एक हमारे पास आजकल का साधन है बेसिकली श्रव्य यहाँ पर हमारे पास। तो श्रव्य संप्रेषण उम्मीद कर समझ में आया होगा। एक होता है हमारे पास दृश्य, यानी जब हम क्या करते हैं कोई चीज को बेसिकली उसके चित्र को देख के, ग्राफिक्स को देखकर, वीडियो को देखकर, कुछ सिंबल्स को देखकर, कुछ प्रतीक चिन्ह उनको देखकर संदेश को समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी मान के चलता हूँ आईपीएल चल रहा है, अगर कहीं पर आप येलो रंग की टी शर्ट देख लोगे तो आपके मन में आएगा कि हाँ ये जो बेसिक टी शर्ट है ये चेन्नई को बेसिकली सपोर्ट कर रहा है या चेन्नई के प्रति बताया कि ये चेन्नई को सपोर्ट या चेन्नई के लोग है बेसिकली, ठीक है, या फिर चेन्नई सपोर्टर के लोग है, इस प्रकार समझ सकते हैं आप लोग। तो कोई भी चीज़ हमारे पास चिन्ह के रूप में इस्तेमाल होता है, ग्राफिक्स इस्तेमाल होता है, चार्ट्स के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ये सब के सब जो चीज़ होते हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन या दृश्य संप्रेषण का आता है। और आजकल नया ट्रेंडिंग चला हुआ है आधुनिक संप्रेषण जिसे हम लोग कहते हैं बेसिकली डिजिटल कम्युनिकेशन। इसमें हम इंटरनेट, सोशल मीडिया और जो भी डिजिटल माध्यम के द्वारा जानकारी, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, ये सभी के सभी चीज़ों के द्वारा क्या होती है जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचती है, इसे हम लोग कहते हैं आधुनिक संप्रेषण। तो ये सभी के सभी क्या होता है जो हमारे पास संप्रेषण में विभिन्न प्रकार है, ये प्रभावी ढंग से अपने तरीके से क्या कर सकते हैं विचारों को, संदेशों को, जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने कार्य करते हैं। तो ये सभी के सभी प्रभावशाली रहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे संप्रेषण क्या है, संप्रेषण के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, तो आप इसे अपने हिसाब से भी बना के इसमें मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा सुनते हैं तो आपको कोई भी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सारे के सारे चीज समझ के चल जाए और पेपर में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक क्लियर होता है हमारे पास संप्रेषण का, संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। अब हमारे पास अगला इसी में आता है कि संप्रेषण की अवधारणाएं।
को वर्णन करें, यानी कंसेप्ट ऑफ हमारे पास कम्युनिकेशन संप्रेषण जो होता है वो किस प्रकार कार्य करता है या किस प्रकार इसका मैकेनिज्म है, ये हम लोग चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन या संप्रेषण की अवधारणा की बात करें, यह दर्शाती है कि संप्रेषण जो होता है एक जटिल प्रक्रिया, जटिल मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब उलझा हुआ प्रक्रिया। क्यों? इसमें बहुत अलग अलग पहलू होते हैं जो संदेशों को प्रभावी रूप से भेजने और प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, मैं आपको एक पूरा पैटर्न समझा दूँ। देखिए क्या है, जैसे मैं आपसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं बेसिकली आपको कुछ सूचनाएं प्रदान कर रहा हूँ। ये सूचना मान लीजिए आपके पास पहुंच रही है बाय यूट्यूब, एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, या आपके दोस्त आपको इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत से व्यूअर्स है वीडियो को ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन शायद उनको ये चीज़ पसंद नहीं आता। आजकल के ज़माने में वही होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को अच्छे करने के लिए जाओ तो लोग को अच्छा नहीं लगता, उनके लिए खराब चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो क्या ही कर सकते हैं, हमारा काम है, देखिए जब तक हमसे हो पाएगा तो हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप इस वीडियो को मान लीजिए शेयर नहीं करिएगा, होगा क्या कि मान लीजिए आपके दोस्त जो गांव में बैठे हुए, जिनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, उनके पास मान लीजिए ये वीडियो या नोट्स नहीं पहुंचेंगे, तो क्या वो पढ़ पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे? नहीं। इसीलिए कम्युनिकेशन एक जटिल प्रोसेस होता है। मैंने एक स्टेप समझाने की कोशिश की आपको। इसमें देखिए क्या क्या बहुत सारे टर्म्स आते हैं हमारे पास। जैसे इसमें आता है प्रेषक, मतलब जो सेंडर यानी जो भेजने वाला हो गया हमारे पास। इसमें क्या बताया गया कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया का पहला तत्व, मतलब जो सवाल स्टार्ट होता है हमारे पास, वो होता है प्रेषक, यानी जो भेजने वाला होता है, जो संदेश को उत्पन्न करता है कि मुझे क्या भेजना है। यह व्यक्ति हो सकता है, समूह हो सकता है, या कोई भी समूह या संस्था हो सकता है, जो किसी भी विचार, सूचना या भावनाओं को क्या करता है, एक दूसरे को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का यह क्या करता है, काम करता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैसेज, यानी कि संदेश। हमारा संदेश वो जानकारी या विचार होते हैं जिसमें जो सेंडर होता है यानी जो प्रेषक होता है, अपने जो भावनाएं हैं, अपने जो आइडियाज है, उसको लोगों तक पहुंचाना चाहता है। अब इस संदेश में वो शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, इशारों का इस्तेमाल कर सकता है, कुछ प्रतीक यानी कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल हो सकता है, या किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा इसे व्यक्त कर सकता है। यह मुख्य रूप से वह चीजें होती है जिसे हम साझा कर सकते हैं, यानी जिसे शेयर किया जा सकता है हमारे पास। अब अगला हमारे पास है, इसमें जैसे अगर कोई संदेश हो गया, ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पहुंचेगा कैसे, कुछ मीडियम तो होना चाहिए। मीडियम मतलब एक रास्ता जिसके थ्रू आपके पास चीज पहुंच सके। तो इसमें हमारे पास पहुंचने के लिए बहुत सारा चीज है। जैसे कोई आदमी बोल के समझा सकता है, कुछ आदमी लिख के यानी पत्र ईमेल से, कुछ फोटो के हिसाब से या वीडियो के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक चीज में इंटरनेट है, मोबाइल है। इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपने संदेश को बेसिकली एक प्रभावशाली ढंग से क्या कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला हमारे पास है प्राप्तकर्ता, यानी कि रिसीवर। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति या समूह होता है जिसे संदेश भेजा जाता है, जिसे हम भेजना चाहते हैं। अब यह संदेश को ग्रहण करता है, उसके बाद उसका जो अर्थ है वो समझने की कोशिश करता है। प्राप्तकर्ता की भूमिका जो होती है संप्रेषण प्रक्रिया में, देखिए जो रिसीवर होता है उसका प्रक्रिया में जो भूमिका रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उसे संदेश समझ में नहीं आ पाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बच्चों को इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपसे बच्चे समझना नहीं चाहते तो आप लोग में से क्या करें, अधिकांश बच्चा क्या करेगा, एग्जाम में जाएगा भाई, मोबाइल लेके जाएगा, गेस्ट पेपर लेके जाएगा, नोट्स लेके जाएगा, वो चोरी करेगा। वो आज तो सोच रहा है कि ग्रेजुएशन चलिए पास कर लूँ किसी तरह, लेकिन लाइफ के एग्जाम में वो कभी पास नहीं हो पाएगा। वो आज भले हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में अपने आप को राजा घोषित कर ले, लेकिन अगर जीवन का सिकंदर अगर उसे बनना है, ठीक है, अपने लाइफ का अगर सिकंदर बनना है तो उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपसे बच्चों को पढ़ना है तो भाई पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनिए, नोट्स पेन पेपर लेके बैठिए, कान में ईयरफोन लगाइए और शांति सब नोट्स बनाइए। एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा और खुद ब खुद आप सही बच्चे भी भविष्य में आप सही बच्चों के आप खुद ब खुद एक एजुकेटर बन के निकलेंगे। ऐसी मैं आपसे बच्चों को गारंटी दे सकता हूँ कि देखिए हमने भी हमारे टाइम पे भी पेपर नहीं था, हमने पढ़ते पढ़ते पढ़ाना सीखा ना, तो आप सही बच्चे भी खुद ब खुद सीख जाओगे। अगला हमारे पास है इनकोडिंग, मतलब आपने जो मैसेज भेजा वो उस शब्दों को इस इशारे से या आपके जो विचार थे वो लोगों को क्या पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया। यानी कोडिंग वह प्रक्रिया जिसमें प्रेषक क्या करता है, अपने विचार, भावनाएं या सूचनाओं को क्या करता है, आप शब्दों या इशारों के द्वारा लोगों तक पहुंचाने में बदलता है। इसे हम क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहा जाता है। और डिकोडिंग तो आप लोग जानते ही हैं कि कोडिंग डिकोडिंग नाम सुना ही होगा अपने, अगर चैप्टर पढ़ा होगा रीजनिंग में चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। तो डिकोडिंग में क्या होता है कि आपने जो संदेश भेजा उस संदेश को लोग सही से अनुवादित मतलब होता है उसे चेंज कर पाए कि नहीं कर पाए, उससे जो मीनिंग निकलना चाहिए क्या आप उसे समझ पाए नहीं पाए, तो ये आप पे निर्भर करता है। इसीलिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताया येलो रंग का टी शर्ट है, क्या सिर्फ येलो रंग का टी शर्ट ही
सिर्फ चेन्नई को डिपेंड करता है? नहीं, ये ऐसा बात नहीं है। वो उनकी आईपीएल टीम को डिपेंड करता है, लेकिन क्या वो पूरा हर चीज़ को डिपेंड करता है? नहीं, ऐसा नहीं। बस आईपीएल टीम को हो सकता है डिनोशन कर सकता है या फिर बताता है, लेकिन बाकी कोई चीज़ बताता नहीं। इसलिए लोग सोचते हैं कि एक ही नहीं भैया, आपको सही से कोडिंग करना आना चाहिए कि उससे क्या मतलब निकल सकता है हमारे पास, तो इसे हम लोग कोडिंग कहते हैं। मतलब अगला पॉइंट है हमारे पास, वो है शोर यानी नॉइज। शोर से प्राप्तकर्ता जो रहता है, मतलब जिसके रिसीवर के पास क्या होता है, रुकावट आ सकता है। यानी अगर कहीं शोर रहेगा तो आपकी जो भौतिक होगी, मानसिक स्थिति होगी या भावनात्मक जो स्थिति होगी, जिसके कारण आपको वो जो संदेश रहेगा आप उसे सही से आपके पास पहुंच नहीं पाएगा। जब पहुंच नहीं पाएगा तो आपके लिए एक रुकावट लाएगा और आप उसका कुछ अलग मीनिंग या फिर आपको समझ नहीं आ पाएगा, तो कुछ नहीं समझ सकते हैं। अगला हमारे पास प्रतिक्रिया। जैसे हर कंपनी क्या करती है आजकल, फीडबैक मांगती है। फीडबैक मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। बोलती है कि सर आपने हमसे सामान मंगवाया, इसके बारे में आपको जो भी लगता है, आपके विचार कैसा, हमारा रिस्पॉन्स रहा, सर्विस कैसा है, वो सब बताना। तो इसी प्रकार आपसे भी देखिए क्या किया था, प्रतिक्रिया मंगा। जैसे आपसे ही बच्चों को अगर लगता है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हाँ, हमें पढ़ने में बहुत मजा आया, ये बहुत ही अच्छा यूजफुल कंटेंट है। इससे क्या होगा कि जो भी अगर आपके सहपाठी होंगे या भविष्य देखिए जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, उनको लगेगा कि हाँ सर ने अच्छा पढ़ाया, भैया ने अच्छा पढ़ाया, तो हमें भी पढ़ना चाहिए। इसलिए आपसे ही बच्चे भी कमेंट बॉक्स में अपना जो प्रतिक्रिया दीजिए कि कैसा वीडियो लगता है, आपको जरूर बताएं, ठीक है। तो ये रहा फीडबैक हमारे पास। तो ये, और अगला रहा हमारे पास कंटेक्स्ट, जिसे हम लोग संदर्भ कहते हैं। संदर्भ मतलब वह वातावरण या स्थिति है बेसिकली जिसमें संप्रेषण, मतलब पूरा एक इन्वायरमेंट है बेसिकली जिसमें हमारा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन होता है। इसमें हमारी सामाजिक हो गई, सांस्कृतिक हो गई, हमारी भावनात्मक और जो भी भौतिक तत्व होते हैं, वो सभी चीजें इनमें क्या होती है, हमारे पास शामिल होती है, जो संप्रेषण को क्या कहते हैं, प्रभावित करते हैं, मतलब उसमें इफेक्ट डालते हैं। उदाहरण के लिए एक दोस्त के समय बातचीत का संदर्भ और एक पेशेवर बैठक का संदर्भ दोनों अलग अलग होता है। मतलब मान लीजिए कि आप दोस्त से बात कर रहे हो और कोई आदमी, मान लीजिए बड़े सीनियर आदमी, दोनों बातों का रेफरेंस देखिएगा तो दोस्त से बातचीत करने कंफर्टेबल होते हो, लेकिन कोई पेशेवर बैठक, मान लीजिए कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं चल रहा है, वहां एक चीज अलग हो जाता है। आपके जो बोलने का तरीका हो गया, आपकी प्रकृति हो गई, ये सभी चीजें आपके वहां पर इफेक्ट डालती है। इसलिए कंटेक्स्ट क्या रहता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला हमारे पास है संप्रेषण का उद्देश्य यानी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या उद्देश्य हमारे पास बताना है। तो संप्रेषण का उद्देश्य जो हमारे पास है, उस संदेश को साझा करना है जो किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भेजा। यानी अगर मेरा भी लक्ष्य है कि देखिए, मेरा लक्ष्य बेसिकली क्या, कि अगर जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जब तक मेरे कैपेबिलिटी हो पा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सही बच्चों ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत ना, इसलिए हमारा चैनल खोलने का लक्ष्य था। और वही काम देखिए हम लोग उसी में लगे हुए हैं। जितना आज मान के चलते भाई हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूअर्स नहीं है, आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद रहेगा हमारा कि आप सही बच्चे भी मेहनत से लगे हुए हैं। तो एक ना एक दिन आप सही बच्चे भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो अगर हो पाएगा भविष्य में, तो हमारा चैनल आप सही बच्चों को कह सकते हैं एक एजुकेटर बनाने में पर्पस में काम कर रहा है। तो एजुकेटर के हम लोग कहाँ जा सकते हैं भैया, एजुकेटर तो आप ही बनोगे हमारे। इसलिए अगर आप सही बच्चे आज अच्छे पढ़ते हो, तो आप सही बच्चों को मेरा चैनल हो या किसी भी एजुकेटर चैनल में हो, आप पढ़ाने के लिए खुद ब खुद आपको वहां बुलाया जाएगा। इसलिए कोशिश करें आप सही बच्चे भी पढ़ने की कोशिश करें यहाँ पर। तो जानकारी देना हो गया, संप्रेषण यानी बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, जानकारी देता है, दूसरों को प्रेरित करता है, विचार आदान प्रदान होता है, ये सभी चीजें इसमें क्या होती है, शामिल होती है, उद्देश्य रहता है। तो ये पूरा संप्रेषण का हमारे अवधारणा हो गया। एक लास्ट सवाल आता है, संप्रेषण की विशेषताएं। हमने बोला नहीं कि आज आपको पूरा संप्रेषण जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर होकर रहेगा। संप्रेषण का क्या क्या विशेषताएं होते हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला, ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है, मतलब ये टू वे प्रोसेस है। मतलब एक क्या हो गया हमारे पास, जिसमें एक प्राप्तकर्ता यानी बेसिकली जो प्रेषक यानी सेंडर हो गया, और जो प्राप्तकर्ता, दोनों सक्रिय रूप से यानी एक्टिव रूप शामिल होने चाहिए। आप कोई चीज भेजोगे और वो प्रतिक्रिया देगा, मतलब रेस्पॉन्स देगा, तभी ना आपको अच्छा लगेगा, वरना क्या अच्छा लगेगा। इसीलिए ये द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है, टू वे प्रोसेस होता है। फिर इसमें क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान, मतलब उसने कुछ भेजा, आपने कुछ भेजा, आपके बातों का वो पूछ रहा है, तो दोनों के बीच में एक बेसिकली जानकारी शेयर होती है, विचार शेयर होते हैं, जिस वजह से आपको भी अच्छा लगता है। तो सूचनाओं का इसमें क्या होता है, हमारे पास आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। अगला है संदेश की स्पष्टता, यानी आपका जो मैसेज है वो क्लियरिटी है, मतलब आपके मैसेज क्लियरिटी है। मतलब अगर आप कोई भी चीज बताना चाहते हो तो उसमें क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसमें किसी भी भाव का यहाँ पर मतलब जो शब्द है उसमें शब्द अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, कोई भी भ्रमपूर्ण स्थिति बेसिकली क्रिएट नहीं होनी चाहिए, जिस वजह से आप सबका जो संदेश रहेगा वो सरल तरीके, सटीक तरीके से लोगों तक पहुंच पाएगा। और पांचवा, तभी आपको फीडबैक बताया कि अगर आपको लगता है कि फीडबैक मतलब ये चीज़ आपके लिए सही है तो आप सही से बता सकते हैं, खराब है तो वो भी आप बता सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, जैसा आपको लगे बता सकते हैं। फिर अगर हमारे पास है माध्यम का चयन। माध्यम का चयन मतलब आप किस प्रकार लोगों तक अपने विचार पहुंचाना चाहते हो, किस प्रकार आप इसे बोल के, लिख के, या आजकल की डिजिटल दुनिया में जिस प्रकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए या दृश्य के रूप में यानी पिक्चर्स के थ्रू आप लोग समझाना चाहते हो, तो इस प्रकार आपको माध्यम का भी क्या करना, चयन करना है कि लोगों के पास अच्छे से अच्छे तक पहुंच सके। फिर आपका संदर्भ, मतलब
आप यहाँ पर किस वातावरण में वो देखना पड़ेगा, आपका मतलब जिस प्रकार का आप इन्वायरमेंट में रह रहे हो या जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है। शोर, हमारे पास शोर क्या करता है, रुकावट डालता है, जिससे व्यक्ति को समझने में दिक्कत हो सकता है। तो ये कुछ बातें हैं। फिर कुछ हमारे पास सार्थकता, मतलब आपने जो भी मान लीजिए संदेश भेजा, उस संदेश से लोगों पर पहुंचने पर लोग उससे सार्थक अर्थ निकाल सक रहे या नहीं निकाल सक रहे, आपका जो अर्थ है वो समझाने योग्य है नहीं, ये सभी चीज़ में शामिल होती है। फिर आपके जो मूल्य और जो संस्कृति है, मतलब संप्रेषक में जो प्रेषक यानी जो सेंडर हो गया प्राप्तकर्ता की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मतलब और जो उनका मूल्य होता है, मतलब उनका जो खुद का वैल्यूज होता है, कुछ कल्चर होता है, वो संदेश को बेसिकली समझ सकता है और उनकी व्याख्या को क्या कर सकता है, बदल सकता है। समय और स्थान, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संप्रेषण का समय, देखिए आप कोई चीज़ सुन रहे हो, जरूरी नहीं कि आप हर टाइम सही मोड में रहो, एकदम सही नहीं, एकदम ये बात नहीं है। आपके टाइम पे देखिए अगर कोई चीज़ सही जगह सही समय पर तो ही वो ज़्यादा रूप से प्रभावी रूप से काम कर सकता है। तो संदेश की प्रासंगिकता, जो प्रभाव रहता है, वो समय और स्थान पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। और इन विशेषताओं को ध्यान में रखे हुए संप्रेषण की प्रभाव और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली प्रभावी ढंग से और इसे सफल भी बना सकते हैं, जिसमें विचारों और संदेशों क्या करते हैं, आदान प्रदान सटीक रूप से हम लोग किया जा सकता है। तो ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर होता है, जिसमें हमने आपको संप्रेषण से जो भी सवाल आता है आपके पेपर में हिंदी का, वो पूरा क्लियर हो गया आज के इस वीडियो में। और इससे पहला वीडियो संक्षेपण क्लियर होगा, नेक्स्ट वीडियो शायद हो सकता है पल्लवन हम लोग को पढ़ाने वाले, पल्लवन का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो जितना हो सके शेयर करें वीडियो को, कोई कमी मत करिएगा, उम्मीद करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।